सुरेश अपनी पत्नी राधा और माँ के साथ वैष्णो माँ का दर्शन करके लौट रहा था। तभी उसकी माँ सुलोचना कहती है, सुरेश बेटा, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं तो कहती थी ना बाद में जाने के लिए, लेकिन तुम दोनों जिद करके यहाँ आ गए हो। अरे यहाँ आने से भी क्या होगा, इस करमजली को तो कोई बच्चा होगा ही नहीं। माँ जी थोड़ा ढंग से बोलिए, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है। आप अभी अभी तीर्थ करके आ रही हैं, फिर भी आप मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही हैं। पता नहीं आप मेरे से कौन से जन्म का बदला ले रही हैं। देखो देखो इस करमजली को कैसे मुझसे जबान लड़ा रही है। एक तो बच्चा पैदा कर नहीं सकती है और ऊपर से बोल रही है। सुरेश, बोल दो इस करमजली को मुंह बंद कर ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। इसी हरकत की वजह से तो मैं तुम दोनों को यहाँ माता रानी का दर्शन कराने लाया था, ताकि तुम दोनों का रिश्ता ठीक हो सके। लेकिन तुम दोनों तो अपनी हरकत से बाज ही नहीं आती हो, और ऊपर से इतनी बारिश हो रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो जल्दी चलो, ट्रेन खुलने वाली है। फिर तीनों जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ने जाते हैं। तभी राधा को चक्कर आता है और वो रास्ते में ही गिर जाती है। तभी सुरेश परेशान होकर कहता है, माँ देखो राधा को क्या हो गया, ये गिर गई है। बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम इसको गोदी में उठाकर चलो ट्रेन में, देखूंगी जो क्या हुआ है। लाओ अपना सामान दो मुझे, जल्दी से चलो ट्रेन खुलने वाली है। फिर सुरेश राधा को अपनी गोद में उठाकर ट्रेन में चला जाता है। उसी ट्रेन में एक लेडीज डॉक्टर भी होती है, जो राधा को इस तरह देखकर उसके पास आकर सुरेश से कहती है, क्या हुआ है इसको, ये बेहोश कैसे हो गई है? जी आप कौन हैं? जी मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ माता रानी के दर्शन करने आई थी और दर्शन करके वापस जा रही हूँ। वैसे इसको हुआ क्या है और ये कौन है आपकी? ये मेरी पत्नी राधा है और ये मेरी माँ है। हम तीनों यहाँ माता रानी के दर्शन करने ही आए थे, और वापस लौटते वक्त राधा अचानक से चक्कर खाकर गिर गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। यह तो थोड़ी देर पहले इतने अच्छे से बात कर रही थी, फिर अचानक से बेहोश हो गई। आप थोड़ा इसको चेक करके बता दीजिए क्या हुआ है इसे। हाँ डॉक्टर साहिबा, थोड़ा ये भी बता दीजिएगा कि ये माँ क्यों नहीं बन पा रही है। माँ तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये बेहोश हो गई है तो भी तुम्हें इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और तुम्हें बच्चे की पड़ी हुई है। थोड़ा इसका भी ख्याल कर लिया करो, तुम तो अपनी दुनिया में मस्त रहती हो। माता जी आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? बच्चा नहीं होना सिर्फ औरतों की गलती नहीं होती है, इसमें आपके बेटे की भी कमी हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर के पास जाकर आप दोनों का जांच करवा लीजिए। आप इस तरह अपनी बहू पर इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। अच्छा रहने दीजिए, मैं पहले आपकी बहू को चेक करके बताती हूँ। लेडीज डॉक्टर राधा को चेक करने लगती हैं। बधाई हो अम्मा जी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। आपकी बहू माँ बनने वाली है। लोग कहते हैं ना कि माता रानी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। देखिए माता रानी ने आपकी बहू की गोद भर दी। जोर से बोलो माता रानी के दरबार की जय। फिर बोगी के सभी लोग खुश हो जाते हैं। सुलोचना से कहते हैं, बधाई हो बहन जी, आप दादी बनने वाली है। माता रानी ने आपकी बहू की गोद भर दी। अब तो खुश हो जाइए, अपनी बहू की नजर उतार कर इस डॉक्टर मैडम को बधाई तो दे दीजिए। हाँ बहन जी, क्यों नहीं। मैं अपनी बहू को खामोखा इतना भला बुरा कह रही थी, लेकिन मैं माता रानी से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं उनकी महिमा पर विश्वास नहीं की, मुझे क्षमा कर दीजिए माता रानी। मैं अब अपनी बहू को कभी ताना नहीं दूंगी और मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। फिर सुलोचना अपना पर्स निकालती है, उसमें से पैसे निकालकर डॉक्टर को बधाई देती है। फिर कुछ समय बाद बारिश और तेज होने लगती है, जिस वजह से पूरी पटरी पर पानी भर जाता है और उससे आगे जा रही एक ट्रेन का हादसा हो जाता है, जिस वजह से सुरेश परेशान होकर कहता है, ये क्या हो गया?
हमारी ट्रेन रुक क्यों गई? ऊपर से इतनी तेज बारिश भी हो रही है। पता नहीं अब क्या होगा। माँ, राधा को देखा? वो ठीक तो है ना? बहू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, अब मैं तो ठीक हूँ, पर मैं बेहोश कैसे हो गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बधाई हो बहू, तुम माँ बनने वाली हो। माता रानी ने तुम्हारी गोद भर दी और मुझे भी माफ कर दो। मैं तुम्हें बहुत ही भला बुरा कहती रहती थी और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह मानूंगी। माँ जी, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। मैं भी आपको उल्टा जवाब दे दिया करती थी। मैं भी आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी और मैं अपने बच्चे के भी आने से बहुत खुश हूँ। माता रानी ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी। लेकिन ये ट्रेन रुकी हुई क्यों है? तभी उस बोगी में आरपीएफ आ जाता है और सभी पैसेंजर से कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। हमारी ट्रेन के आगे की तरफ जो एक ट्रेन जा रही थी, उसकी पटरी से 10 बोगी नीचे चली गई है, जिस वजह से एक भयानक दुर्घटना हो गई है। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। इसीलिए हमारी ट्रेन को यहीं पर रुकना होगा जब तक कि ये बारिश रुक ना जाए और आगे की पटरी ठीक ना हो जाए। इसीलिए आप लोगों को इस ट्रेन से आप सभी को निकलना होगा, क्योंकि 3 दिन तक ये ट्रेन यहीं पर खड़ी रहेगी। चलिए, जल्दी से निकलिए सभी बाहर। इतना कहकर आरपीएफ वहां से चला जाता है और सभी यात्री अपना अपना सामान लेकर ट्रेन से निकालकर जाने लगते हैं। तभी सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, राधा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। सारे पैसे खत्म हो गए। होटल या रूम लेने की हमारी तो औकात नहीं है। इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं भगवान हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है। सुरेश बेटा, वो देखो, वहाँ पर एक ट्रेन का पुराना बोगी लगा हुआ है। हम सब उसी में चलते हैं और राधा बहू को इस हालत में ज्यादा भीगना सही नहीं है। चलो, जल्दी चलो। हाँ जी, जल्दी से चलिए। माता रानी सब ठीक करेंगी और आप ये शुक्र मनाइए कि हम सब तो सही सलामत हैं। और आगे जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसका क्या हाल होगा? सब कितने तकलीफ में होंगे, वह हम सब सोच भी नहीं सकते हैं। तुम कह तो ठीक रही हो। ठीक है, चलो चलो। इतना कहकर सुरेश अपनी पत्नी राधा को लेकर उस पुराने बोगी में चले जाते हैं। ऐसे सभी यात्री उसी डिब्बे में चले जाते हैं। फिर अनाउंसमेंट होती है, यात्रीगण सभी ध्यान से सुनिए। आप सब की असुविधा के लिए हमें खैर है, लेकिन आपको खाने पीने की सभी सुविधा दी जाएगी। इसीलिए आप अपने और अपने परिवार को सही सलामत रखें। धन्यवाद। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुलोचना कहती है, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। यह तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वह तो शुक्र है सरकार हमें खाना दे रही है, नहीं तो हम सब तो भूखे ही मर जाते। वो तो बहन जी, हम सब एक साथ हैं, जो थोड़ा तसल्ली मिल जा रही है, नहीं तो पता नहीं हम सब कैसे रहते। आप सब फिक्र मत करिए, बहुत जल्द हम सब यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाएंगे। फिर ऐसे ही 1 सप्ताह बीत जाता है। फिर सभी ट्रेन चालू हो जाती हैं। सभी यात्री अपनी अपनी बोगियों के लिए निकल पड़ते हैं। तभी सुलोचना सभी से कहती है, 1 सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आप सबसे इतनी अच्छी गहरी दोस्ती जो हो गई, पता नहीं फिर मुलाकात होगी या नहीं। अरे बहन जी, हम राही हैं, फिर कभी रास्ते में मुलाकात हो जाएगी। वैसे आप लोगों से मिलकर हम सबको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब चलती हूँ। इतना कहकर सभी लोग ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। फिर ट्रेन वहां से खुलकर आजमगढ़ स्टेशन पर लग जाती है। फिर सभी लोग उतर के अपने अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। सुरेश भी अपनी पत्नी और माँ के साथ मिलकर अपने गांव की तरफ चले जाता है। तो वह वहां जाके देखता है कि उसके घर की जगह सिर्फ दलदल थी। फिर वह एक आदमी से कहता है, भाई साहब, यहाँ पर मेरी एक झोपड़ी थी, ये क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ तो किसी का घर नजर ही नहीं आ रहा, और ये दलदल कैसे हो गया? आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप सही सलामत हो। आप मुझे बधाई दे रहे हैं?
यहाँ मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं इतनी परेशानी में हूँ और आप मुझे बधाई दे रहे हैं। शुक्र है भाई साहब, कम से कम आप जिंदा तो हो। लेकिन इस गांव के जितने भी आदमी थे सभी रात के वक्त खाना खाकर सो रहे थे। उसी वक्त यहाँ पर बहुत तेज बारिश और साथ में बाढ़ आ गई, जिस वजह से गांव के सभी जीवन उस पानी में बहकर चले गए। इस गांव में एक भी व्यक्ति नहीं है जो जीवित है सिवाय आपके। इसीलिए आप भगवान को धन्यवाद करिए, कम से कम आप जिंदा तो है ना। क्या इतना सब कुछ हो गया? भगवान क्यों हम गरीबों को ही सताते हैं? हम सब ने उनका क्या बिगाड़ा है जो कभी ट्रेन हादसा, कभी बाढ़, कभी भूकंप, ये सब चीज हम सबको जीने नहीं देती हैं। माँ चलो रेलवे स्टेशन पर ही चलकर कुछ सोचते हैं। यहाँ तो दलदल के सिवा कुछ भी नहीं है। स्टेशन पर वापस चले जाते हैं। वहीं पर एक पुराना ट्रेन का डब्बा रहता है। उसे देखकर सुरेश कहता है, माँ, राधा, चलो इस ट्रेन के डिब्बे में रहते हैं। वैसे भी 1 सप्ताह से इसी में रहकर आए हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कम से कम स्टेशन पर सोने से तो अच्छा ही होगा जो इस ट्रेन के डिब्बे में ही रहे। चलो चलो। फिर सभी उस ट्रेन के डिब्बे में चले जाते हैं, उसी में रहने लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद सरकार की तरफ से घोषणा होती है, सभी लोग ध्यान से सुनिए, आप सबका जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करेगी। आप सभी को सरकार की तरफ से घर बनाकर दिया जाएगा। इसके लिए आप सभी आकर यहाँ फॉर्म भरकर जमा कर दीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। इतना सुनते ही सुरेश जाकर फॉर्म भर देता है और कुछ ही महीनों में उसको घर भी मिल जाता है। फिर वह अपनी पत्नी और माँ के साथ उस कॉलोनी में जाता है और वहाँ वही लोग मिलते हैं जो ट्रेन में एक साथ थे। फिर बूढ़ी औरत खुश होकर, देखा बहन जी, किस्मत ने चाहा तो हम सब फिर से मिल गए। आप सब कैसे हैं? और आपकी बहू राधा, ये तो ठीक है ना? देखिए हम सब कहाँ मिले थे और कहाँ आकर मिल गए। आहा मैडम जी, मेरी बहू ठीक है। और देखिए यही किस्मत का खेल है। हम सब सोचे थे जो फिर मुलाकात नहीं होगी, लेकिन देखिए भगवान ने कुछ और ही सोच रखा था और अब हम सब एक साथ इसी कॉलोनी में रहेंगे। फिर सभी लोग आपस में बातचीत करके हंसने लगते हैं और अपने अपने घरों में जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।